किंतु इनमें से कई कलाकार अपने जीवन में कार्यरत रहे, कला करते रहे, और इस बात की पुष्टि हम उनके कामों को देख करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज के उसी क्रम में हम लोगों ने इनका सावित्री पाल जी तक का किया हुआ था। मैं आपके साथ आपको स्क्रीन शेयर करूंगी उनके बारे में आगे बताते हुए। शायद मैं सही कह रही हूँ, हम लोग सावित्री पाल पे ही थे शायद। हम चित्रकार सावित्री पाल के बारे में ही बात कर रहे थे शायद। हेलो, आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? राइट, सावित्री पाल पे ही बात कर रहे थे हम। हाँ, तो जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि उन्होंने केवल एचिंग मीडियम को सबसे ज्यादा अपना अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। तो एचिंग जो लोग जानते हैं आप में से, उन सभी को पता होगा कि ये एक मेटल के ऊपर जिंक मेटल प्लेट होती है, उसके ऊपर हम लाइन ड्राइंग्स करते हैं, उसके पश्चात उसको एसिड में डाला जाता है और फिर उस पे वो इमेज लाइन के रूप में निकल आती है, लाइंस कट जाती हैं एसिड के द्वारा, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात उसमें टोनल इफेक्ट्स देने के लिए, टोनल इफेक्ट्स का मेरा मतलब है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, ये जो इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पर हैं आपके डार्क और लाइट, विभिन्न तान, अगर हम कहें, अगर वो कलर है या मोनोक्रोम में है, मोनोक्रोम का मतलब एक ही कलर, मोनोक्रोम में है तो उसके विभिन्न ग्रेडिएशंस या तान जो लाने होते हैं हमको प्लेट पे। आप सभी को पता है कि प्लेट एक सादी फ्लैट सरफेस है, नेचुरली उस पे जब हम प्रोसेस करेंगे तो जहां हमको अधिक डार्कनेस चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल इस एरिया को ले लीजिए आप, इस पूरे बैकग्राउंड को, ये फोटो खींचते समय लाइट है, अदरवाइज ये इतना ही ब्लैक है, यहाँ भी थोड़ा सा ग्रे आपको, थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जब फोटो क्लिक की गई है तो उसमें रिफ्लेक्शन पड़ गया इस वजह से। अदरवाइज आप ओरिजिनल प्लेट जब देखते हैं, मतलब ओरिजिनल प्रिंट देखते हैं, तो आपको यही सरफेस इस तरह के ब्लैक इफेक्ट में आएगी, डार्क कोक कलर की दिखाई देगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्लेट की वो सतह सबसे ज्यादा देर तक नाइट्रिक एसिड के घोल में रखी गई, जिसकी वजह से उसकी सतह बहुत नीचे हो गई। फिर से समझने की कोशिश करिएगा। आप में से बहुत लोगों ने अपने बीएफए के दौरान अवश्य ही क्या कहते हैं किया होगा, लिनो किया होगा, और जिन लोगों ने एमए बीए किया है ड्राइंग पेंटिंग से, मेरे हिसाब से शायद हमारे सीएसजेएमयू के सिलेबस में एमए के फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर में प्रिंट मेकिंग को करा गया है, उसमें लिनो है, कलर्ड लिनो भी है और ब्लैक एंड व्हाइट भी है। तो जिन लोगों ने लिनो किया है वो, और जो बाकी के छात्र हैं ग्राफिक करे हुए हैं, उनको अवश्य ही पता होगा कि प्लेट की जो सतह है सबसे ज्यादा कटती है, वो डार्क हो जाती है, क्योंकि एसिड में ज्यादा देर रखी गई। कम में रखेंगे तो थोड़ी उभरी हुई होगी, उससे कम रखेंगे तो और उभरी हुई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से आप कैनवस के ऊपर पेंटिंग करते समय लाइट कलर्स, डार्क कलर्स का टोन लगाते हैं, तो उसको तो आप डायरेक्ट कलर के द्वारा कर देते हैं, लेकिन हम लोग प्रिंट मेकर्स प्लेट की सरफेस को एसिड की सहायता से विभिन्न लेयर्स में, विभिन्न लेयर्स मतलब तह, परत बना देते हैं। परत से मतलब फोल्ड नहीं है, ऊपर नीचे उभार दे करके उसकी सतह के साथ हम अपनी इमेज को बनाते हैं। प्रिंटिंग करते समय इंक को लगाया जाता है,
उसके बाद जहां नीचे की सतह है, अगर आप इंटेग्लो प्रिंटिंग कर रहे हैं, नाम से ही आपको आभास हो रहा है इंटेग्लो, तो जब आप कलर को फोर्सफुली नीचे की सतह तक हाथ से लगा करके उसको प्रेस करते हैं कि वो नीचे जाए, तो वो सारा कलर नीचे जाता है और एक्वाटेंट के माध्यम में ये चीज एक्वाटेंट के इफेक्ट से ही आती है, उन पोर्स में, उन छिद्रों में घुस जाती है, लाइंस में घुस जाती है, और जो सतह सबसे ऊपर है जैसे ये, इसमें लगभग ना के बराबर कलर रह जाता है जब हम वाइपिंग करते हैं। वाइपिंग कहते हैं किसी भी एक्सेस कलर को प्लेट से उठाना। अब उठाते कैसे हैं? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ, और खास तौर से काइट पेपर आप लोग सभी जानते होंगे, या बटर पेपर ले लीजिए, या कुछ नहीं, बहुत अच्छी वाइपिंग होती है आपकी दुपट्टे, जो जॉर्जेट के दुपट्टे आते थे उनसे, बकरम बकरम लेकिन माड़ निकला हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें स्टार्च हो। स्टार्च होने से क्या है, जब आप वाइपिंग करेंगे तो वो कलर के साथ वो स्टार्च उसमें मिक्स होगा और धब्बे धब्बे से आते हैं। आपको सभी को पता है जब माड़ गिरता है तो देखा होगा आपने, चिप चिप छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो ये वाइपिंग का तरीका होता है। पाम हैंड वाइपिंग भी करा जाता है। एक्सेस कलर है उसको हम हाथ से, अगर आप मेरे को देख पा रहे हैं, शायद मेरा भी आपको आ रहा होगा स्क्रीन में, मैं भी आ रही हूँ आपके, क्योंकि मैंने शेयर किया है वीडियो भी आज। यस मैम, आ रहे हैं। तो उसमें ये जो पाम का हिस्सा होता है, इससे हम प्लेट को, सपोज मैं अपने फोन को इस तरह की प्लेट बताऊं आपको, तो मैं जब सारी इंकिंग कर दूंगी, उसके बाद मैं वाइपिंग करूंगी कागज से उठाने के बाद, तो लास्ट जो क्लीन वाइपिंग, मतलब एकदम एप्रोप्रिएट वाइपिंग होती है कि हाँ सब तरफ से इंक चली जाए, वो पाम वाइपिंग होती है, हैंड वाइपिंग हम लोग बोलते हैं। इस जगह से हम इस प्लेट पे ऐसे वाइपिंग करते हैं, राइट। अब ये जो हमारा एरिया है उसके प्रेशर से जहां जहां जाना है वो चली गई, अगर नहीं गई है इंक, और जहां एक्सेस है तो वो भी अलग से इस हाथ पे उभर आती है। जब हम प्लेट को इस हाथ के बीच में रखते हैं तो हम ऐसे ऐसे करके निकाल लेते हैं। वाइपिंग का यही तरीका है। तो जो सावित्री के कामों को आप अध्ययन करते हैं, आप देखेंगे ओरिजिनल प्रिंट्स, तो आपको पता चलेगा कि कई लेयर्स हैं। मैंने सावित्री को बहुत करीब से देखा है क्योंकि हम लोग बहुत सालों तक फ्रेंडशिप रही, और उसके कामों को देखने के पश्चात मुझे पर्सनली ये प्रतीत हुआ कि वो बहुत जल्दी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति हर एक से नहीं करती थी। शायद हमारी फ्रेंडशिप सबसे ज्यादा टाइम और डीप इसीलिए रही क्योंकि अपने आप स्वतः उसको जब ये विश्वास हुआ और उसने मेरे साथ अपनी सभी तरह की फीलिंग्स को शेयर किया, तो मैंने ये जाना कि जो बहुत उसके पर्सनैलिटी में डीपली कुछ भावनाएं थी, उनको भी उसने मुझसे शेयर किया। और शायद ये लेयर सिस्टम जो उसने अपनी प्लेट पे बनाया है, वो कहीं ना कहीं उसकी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी करता है कि बहुत दबी हुई भावनाएं उसके अंदर तक रहती थी, मन में रहती थी, जिनको वो बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करती थी। मतलब हम कह सकते हैं कि वो कई लेयर्स में अंदर छुपी हुई रहती थी। तो शायद उस चीज को, उसके व्यक्तित्व को, ये जो लेयर फॉर्मेशन है वो अभिव्यक्त करता है, उसकी पर्सनैलिटी के एक पक्ष को भी। इन कामों में मैंने कल आपको बताया था, उसने पीडी धुमाल सर के वक्तव्य के बाद लिटरली काफी समय के विचार करने के पश्चात, और शायद कोई भी चेंज, मुझे ऐसा लगता है जब हमको कोई भी व्यक्ति कोई कमेंट करता है तो वो और हाँ, व्यक्ति का इंटेंशन अच्छा हो, जैसे पीडी धुमाल सर का जो भी वक्तव्य था, उनका वक्तव्य ये नहीं था कि सावित्री को वो डिमोरलाइज करें। मेरे हिसाब से, क्योंकि सर को भी हम बहुत सालों से जानते हैं, तो उनका हमेशा से एक बहुत अच्छा तरीका है, ही इज अ गुड टीचर। उनका मानना है कि सामने वाले को मैं अगर बहुत
प्यार भरी बातों में बात करूंगा तो शायद वो इतना प्रभाव नहीं डालती है जब तक उसके हृदय पे कोई चोट ना पहुंचे। तो वो जो तरीका उनका है वो एक दवा का काम करता है, निर्भर करता है कि सामने वाला कैसे ले रहा है। सावित्री को जब उन्होंने ये सेंटेंस बोला कि तुम्हारा वर्क टेक्निकली बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं पूरे में एक्वाटेंट बहुत फाइनली, और एक इक्विवेलेंट ग्रेडिएशन आता था हमारा भी उसका भी, बल्कि मैं ये कहूंगी, मैं अपने उससे भी नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगी जब तक जैसल लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में एज ए टीचर रहे हैं तो उनके प्रशिक्षण में जितने भी बच्चे पास आउट हुए ग्राफिक प्रिंट मेकिंग लेकर के, उस समय के सभी बच्चों का आप देखिएगा, सभी स्टूडेंट्स का देखिए या एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट का एक्वाटेंट देखिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, वो एक्वाटेंट की एक अलग विशेषता होती थी जो कि वाकई कहीं ना कहीं सर के द्वारा दी गई है हम लोगों को। तो ये सर के सेंटेंस उसके दिल को इतने ज्यादा हुए, प्रभावित किए कि लिटरली उसने 2-2.5 महीने तक कोई काम नहीं किया। सेंटर डेली आना होता था उसका, और बाकायदा हम जितने लोग उस समय वर्किंग आर्टिस्ट थे आराम से बैठ के देखती थी, बात करती थी। और फाइनली एक दिन, क्योंकि मेरे साथ बहुत बात होती थी कि नहीं ज्योति बेकार, मतलब सर ने भी बताओ देखो कहा ना कि मेरे वक्त मेरा मतलब जो ये कॉम्पोजिशन वाइज ये फिगर्स हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, मजा नहीं आ रहा है इनको देख करके। तो मैंने कहा कि तुम इस बात को और सोचो तुम्हें क्या करना है। तो फाइनली एक दिन उसका ये सेंटेंस था कि नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया मैं अपने इर्द गिर्द से टॉपिक लूंगी। तो फैमिली फोटोग्राफ इज दैट वन ओनली विच शी टुक फ्रॉम हर ओन एक्सपीरियंस। उसकी मदर एक्सपायर हो चुकी थी और 2 भाई और 4 सिस्टर्स थे ये लोग, पिताजी थे। और इन लोगों ने अपनी फैमिली का कोई एक फोटोग्राफ उसने अपनी अभिव्यक्ति की कि माँ की कमी को दिखाते हुए 2 सेंट्रल प्लेस में पेरेंट्स का जगह है लेकिन एक का फ्लावर है। इसका मैं कल आपको बता भी चुकी थी। सेकेंडली कुछ एक उसका एक 2 सिस्टर्स करके एक था, लेट मी सी मैंने उसको कंपाइल इसमें किया कि नहीं किया मुझे याद नहीं है क्योंकि कई वर्क्स इसके हैं। हाँ, 2 सिस्टर्स मैंने नहीं कंपाइल किया है पर मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी इसी टाइम पीरियड का है। कई काम ऐसे हैं जो कि इस टाइम के हैं और मेरे पास जो फोटोग्राफ के द्वारा उपलब्ध थे कैटलॉग्स में, क्योंकि हम लोगों ने साथ में ग्रुप शो किया था कहीं कहीं पर, तो उस वक्त मेरे पास के कैटलॉग जो थे ये वर्क मैंने उसमें से लिया है क्योंकि इसका ओरिजिनल वर्क मेरे पास नहीं है। और 2 सिस्टर्स भी उसी कैटलॉग में है पर मैं उसका फोटो करना भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी कल या परसों में जब भी मेरा क्लास होगा तो मैं वो भी दिखाना चाहूंगी। 96 के ईयर में ये इस तरह के टॉपिक सावित्री लेना शुरू कर चुकी थी और उसकी अभिव्यक्ति आसपास होती थी, जैसे ये द फैमिली फोटोग्राफ। उसके बाद 2 प्लेट्स को जोड़ करके उसने डिस्कशन नाम का एक वर्क बनाया था। डिस्कशन दैट वाज विचार विमर्श हिंदी में अगर हम जाने। उसमें टेबल है, टेबल के चारों तरफ कई लोग खड़े हुए हैं, मतलब लड़कियां या लड़के भी हैं, मेल फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन है उसमें। और उस कॉम्पोजिशन को डिस्कशन मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि उस कॉम्पोजिशन को सावित्री ने सेंटर में ही बैठ के स्केच किया था। कोई प्रीफेस ड्राइंग नहीं की थी, कोई लेआउट्स नहीं बनाए थे। उसने तुरंत, क्योंकि हम लोग जिस प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे सेंटर में, सबसे पहले ही डिपार्टमेंट आता है वो, तो मोस्टली हम लोग किसी और विभाग में नहीं जाते थे, लेकिन स्कल्पचर वाले, सेरेमिक वाले, इवन ऊपर से पेंटिंग वाले भी हमारे ही प्रिंट मेकिंग सेक्शन में आकर के बैठ जाते थे, बातचीत करते थे अगर थोड़ा बहुत उन्हें अपना चेंज करना होता था। तो इस दौरान कुछ लोग आए क्योंकि सभी यंग आर्टिस्ट वहां पे काम कर रहे थे, तो कुछ उनमें से आए और ऐसे ही रैंडम बड़ी सी एक टेबल पड़ी होती थी प्रिंट मेकिंग सेक्शन में, जिसके चारों तरफ हम लोग अपना बैठ करके प्लेट पे स्केचिंग करते थे या फिर उसके लिए डिसाइड करते थे कि कहाँ से कौन सा टोन बनाना है, कैसे करना है। तो इसकी नई प्लेट रखी हुई थी, ग्राउंड लगी हुई, और बस कुछ लोग आकर के उसी टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे, वो नॉन प्रिंट मेकर्स थे।
बात कर रहे थे, कुछ कुछ डिस्कशन पॉइंट्स हो रहे थे, एंड शी स्केच्ड इन दैट वे। उसके बाद जब उसने वो ग्लास मार्किंग पेंसिल से ग्राउंड के ऊपर स्केच कर लिया नई प्लेट के ऊपर, फाइनली उसके बाद ये हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छा आ जाएगा, नाउ आई शुड डू द लाइन ड्राइंग्स। तब उसने ये लाइन ड्राइंग्स की है। दैट प्लेट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल प्लेट, बहुत अच्छी प्लेट आई है। और मैं मतलब आज मुझे कहने में बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि आप लोग तो इतने जागरूक हो चुके हैं, ये टेक्नोलॉजी का युग आ गया, तो आप में से कई ऐसे कॉन्शियस होंगे कि आप अपनी कृतियों को बहुत जल्दी से पीपीटी में या उसको किसी भी मार्फत अपने आप की सेविंग कर लेते होंगे अपने वर्क्स को। हम लोग ने इस चीज को थोड़ा सा लैक किया, और थोड़ा सा बीइंग एज ए लेडी होने के नाते हम लोगों के साथ माइनस पार्ट ये रहा कि जैसे सावित्री पाल तो फ्रीलांस आर्टिस्ट रही टिल द डेथ, मेरे साथ जॉब लगी तो देन आई शिफ्टेड टू कानपुर। कानपुर आए, सामान आया, मेरा वर्क कहीं कहीं ऐसे ही पड़ा रहा। सेकेंडली फिर कानपुर में मंगाया, तो उसमें जहाँ पे उसको स्टोर किया सीलन आ गई, कई वर्क्स में मेरे सीलन है। तो मतलब दैट वाज द वर्स्ट पार्ट कि हम लोगों के साथ एक चीज होती है कि मैरिज के बाद जब शिफ्टिंग होती है तो हम लोग बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं, शायद परिस्थिति ऐसी होती है। लेकिन उस समय इतने कॉन्शियस नहीं थे कि नहीं भाई चलो इनको एक डॉक्यूमेंटेशन के तहत हम इनको सबको सुरक्षित कर लें। सावित्री के रहते समय तक, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि क्या होने वाला है, सावित्री के रहने तक कई ऐसे वर्क हैं जो मेरे पास किसी भी फॉर्म में उपलब्ध नहीं है। ये एक दुखद स्थिति है। और स्थिति ये है कि जैसे डिस्कशन वाला वर्क मैं आपको बता रही हूँ, 96 से लेकर के 2000 एक टाइम पीरियड होता है। तो वो टाइम पीरियड में किस तरह के चेंजेस आए, ये स्टडी पर्पस से एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वो वर्क्स के बारे में, अब जैसे ये वर्क है द टू सिस्टर्स हैं, ये सब एक उस पे है। लुक एट मी एक वर्क था सावित्री का, जिसमें कि किसी एक लेडी का, लड़की का बर्थ तक का उसने केवल पोर्ट्रेट बनाया था। वो पोर्ट्रेट उसमें फेस बहुत अच्छा एक्सप्रेशन के साथ आया था। सावित्री के कामों में आईज बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। आपने स्वयं उनका जो पोर्ट्रेट देखा है, जो फोटोग्राफ देखी है, उसके पूरे चेहरे पे आईज का बहुत ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट वो था पार्ट। अगर आप इसमें भी देखें तो शायद वो लाइकिंग जो होती है, आई हमारी एक्सप्रेसिव भी होती हैं, कई एक्सप्रेशंस हमारे आईज के थ्रू क्लियर होते हैं। तो सावित्री ने भी फेस पे खासतौर से आईज के ऊपर बहुत ज्यादा इम्फेसिस दिया अपने कामों में। और उस पोर्ट्रेट में भी जो आई एक्सप्रेशन है दैट इज वेरी गुड। और मुझे वो टाइटल इसलिए याद है क्योंकि जब वो प्रिंट निकाल करके हम लोग रख देते थे सामने बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करते थे, और हम 4-5 लोग थे, संदीप भाटिया, इंदु रस्तोगी जी बहुत सीनियर आर्टिस्ट थी वो, इंदु रस्तोगी जी, सावित्री और हम, तो हम और सरोज सिंह सुपरवाइजर थे ग्राफिक डिपार्टमेंट की। तो हम लोग सब एक साथ फिर उसको ध्यान से देखते थे, और फिर ये होता था यार इसका टाइटल क्या रखना है। तो वो जो प्रिंट था उसका टाइटल मैंने बोला, क्योंकि उसकी जो लुक थी वो इतनी जबरदस्त थी, पेनिट्रेटिंग थी। मैंने कहा इसका टाइटल दे दो लुक एट मी। लुक एट मी मीन्स आई कैचिंग हो जाएगा। तो वो टाइटल दिया भी गया। और वो इसका मतलब जब हम लोग ने बॉम्बे में शो किया तो एक ब्राजीलियन पेयर आया था, उसने उस समय इनका वो प्रिंट खरीदा और ब्राजील लेकर के गए भी। सावित्री के अन्य कामों में ये मैंने बात आपसे 96 तक की शेयर की, और मुझे खुद भी बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि उस दौरान के चित्र सावित्री के मेरे पास नहीं है किसी भी फॉर्म में, ना फोटो फॉर्म में, ना ओरिजिनल प्रिंट के फॉर्म में। और शायद यही परेशानी, बेचैनी की व्यथा रही कि कल मैंने बाकायदा वहां पर पुणे पे एक बच्ची है, उससे मैंने फोन पे वार्ता की कि क्या, क्योंकि अब हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं रह गए और इनके कोई बेबीज नहीं थे, तो मानी बात है कि मुझे ये उससे पूछना पड़ा कि क्या बेटा कोई इनके दोनों के वर्क्स का कहीं अता पता है, या मतलब
कभी ऐसा होता है ना कि हम उस समय उस आर्टिस्ट की वैल्यू नहीं समझते हैं, घर वाले भी अगर लेमैन हो तो वो उठा के कहते हैं अरे इतना कूड़ा, इतना पेपर उठा के फेंको। तो मुझे ये हुआ कि वो बहुत क्लोज थे इन दोनों लोगों के, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि बेटा इन लोगों के वर्क का कुछ अता पता, तो फाइनली एक होपफुली मुझे एक थोड़ा सा अच्छा वो पार्ट मिला उसके थ्रू कि हाँ मैम, घर पे तो उनके कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी सिस्टर्स, मतलब इनके हस्बैंड की, रविंद्र की सिस्टर्स का कुछ है उसमें मसला, तो वो तो नहीं। लेकिन जब रविंद्र खुद जीवित थे तो उस वक्त अहमदाबाद की एक गैलरी है, उस गैलरी ओनर को उन्होंने शायद ये इन लोगों का एक कुछ म्यूचुअल बात हुई थी कि सावित्री के सारे वर्क के, और उसके पास बहुत बड़ी मशीन थी, बड़ी मशीन से मेरा मतलब समझिएगा एचिंग की मशीन, दैट इज दैट टू कि 2 फुल प्लेट का प्रिंट निकल जाए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मशीन लाखों रुपए की बनी थी, और एक दो छोटी मशीन भी उसने रखी थी क्योंकि कंटिन्यूएशन में काम करती थी सावित्री। तो वो सारी मशीन्स के लिए रविंद्र को उन्होंने, गैलरी वालों ने कहा आप हमको दीजिए और हम इनके नाम पे कुछ एक ऐसा आर्टिस्ट म्यूजियम डेवलप कर देंगे, सावित्री आर्ट म्यूजियम, उसमें इसको डिस्प्ले करेंगे। बल्कि इनके सारे वर्क, प्लेट्स, इवन प्रिपेयर्ड प्लेट, ये सारी, ये वाली प्लेट्स अभी मैं आपको जो आगे की दिखाऊंगी, ये सारी प्लेट्स ओरिजिनल ब्लॉक्स तक वो लोग लेके गए हैं। वो बता रही थी मुझको कि मैम वो लोग लेके गए हैं, लेकिन क्योंकि रविंद्र भी खुद बीमार पड़ गए उसके पश्चात, और शायद वो गैलरी ओनर इनके बहुत क्लोज थे, पर उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फाइनली वो चीज मेटेरियलाइज नहीं हो पाई। लेकिन मैंने कहा बेटा वो गैलरी नंबर मुझे दे दो, गैलरी के ओनर का फोन नंबर, क्योंकि मुझे कभी भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो रिसर्च करना चाहेगा इन आर्टिस्ट के दोनों के ऊपर या किसी के ऊपर, तो कम से कम मुझे उसका वेयर आउट पता हो कि कहाँ से उनके बारे में विस्तार में जानकारी मिल सकती है। तो कल रात को एक बहुत अच्छी मतलब मेरी बातचीत होने का परिणाम ये हुआ कि मुझे उन्होंने गैलरी का नंबर शेयर किया है, और गैलरी वाले से उन्होंने खुद मीडिएटर बन के बात कर ली कि ऐसे ऐसे सावित्री मैम के जो सारे सामान आपके पास है, उसके लिए अगर कोई शोध का छात्र कभी आता है कहीं से तो क्या आप हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बात को एश्योर किया है कि हाँ वी आर गोइंग टू हेल्प इन दैट वे। अगर कोई भी स्टूडेंट आता है तो हम उसको जरूर अपने लेवल पे जितने भी हमारे पास वर्क है उन वर्क के फोटोग्राफ्स अवेलेबल कराना, या उनके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है वो हम उनको दे सकते हैं जो रिसर्च करना चाहता है। तो दैट इज वेरी एक तरह से रिलीविंग पॉइंट फॉर मी पर्सनली कि हाँ सावित्री के, क्योंकि मैंने उसका लेबर देखा है, मैंने उसका डेडिकेशन देखा है। मैं केवल इस बेस पे नहीं बोल रही हूँ कि शी वॉज ओनली माई फ्रेंड, नॉट दैट वे एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, मैं बाइज्ड होके नहीं कह रही हूँ। क्योंकि जब आप देखते हैं, मानी बात है, किसी को बहुत क्लोजली जब आप जान जाते हैं तभी आप उसकी विशेषताएं भी देखते हैं और माइनस पार्ट्स भी देखते हैं। सावित्री का एक माइनस पार्ट कि वो अपने चित्रों के बारे में बोलती नहीं थी, बहुत कन्वीनियंट नहीं थी उनको शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए। तो ये मतलब 2016 के आसपास, 16, हाँ 15 की एंड में और 16 की स्टार्टिंग में सावित्री को जहांगीर आर्ट गैलरी की डेट्स मिली। तो जिस समय डेट्स मिली शी कॉल्ड मी अप कि ज्योति आप मेरा पूरा कैटलॉग आप लिखेंगी। तो मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा एकदम से परेशानी हुई, क्योंकि मुझे इसलिए परेशानी हुई, कैटलॉग लिखने का मतलब बहुत अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होना, एक एक वर्क का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा। लेकिन शायद कुछ ऐसा था, मुझे हमेशा लगता है कि भगवान ज़्यादा अच्छा प्लान करते हैं, उनको पता था शायद कि मुझे आगे फ्यूचर में ऐसे कुछ आप लोगों के साथ इनके बारे में साझा करना पड़ेगा। तो उसकी प्रिपरेशन उन्होंने 2015 और 16 से करानी शुरू की। तो पहले स्टार्टिंग में मैंने सावित्री को कहा यार इसको प्रोफेशनल आर्ट क्रिटिक से लिखवाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छा लिख सकती हूँ लेकिन वो लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी। तो कैन यू बिलीव इट, उसने एक ही सेंटेंस मुझसे बोला कि अगर तुम मेरे बारे में नहीं लिख सकती हो तो आर्किटेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकता, वो मुझे जानता ही कितना होगा, वो तो वही 6-7 शब्द जो हर एक के लिए लिखते हैं वो सारा वही लिख देंगे, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि तुम
मेरे बारे में एक एक चीज को कवर करोगी, तुम मुझे इतना बेहतर जानती हो। और कुछ ऐसा हुआ भी कि मैंने कैटलॉग का पूरा पाइल अप कर लिया, लिखना शुरू किया। मैं लिखती थी, वो फोटोग्राफ्स मुझे सेंड करती थी ईमेल पे, मैं लिखती थी। ये वर्क्स थे उनके जो जिस समय जहांगीर आर्ट गैलरी के लिए प्रस्तावित डेट्स में शो होना था। तो मुझे हल्का सा वो हिंट देती थी और मैं लिखती थी इसके बारे में सभी वर्क्स जो अभी दिखाऊंगी मैं, इसीलिए ये फोटोग्राफ्स मेरे पास भी हैं। तो इनके बारे में मैंने लिखा, उनको बताया। और हार्ड लक ये था कि जो डेट्स थी उसकी 2017 वाली थी, लेकिन 2017 के डेट्स के लिए सावित्री को उसके पहले तबीयत खराब हुई और डायग्नोस किया गया कि शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। डिटोरिएशन इतनी जल्दी हुआ कि ऑब्वियसली जब ये चीज डिक्लेयर हुई तो काफी तबीयत खराब थी, तो कैंसिल किया गया शो। शी कुडंट डू इट। शायद ज्यादा बढ़ भी इसलिए गया क्योंकि इन सब प्लेट्स को बनाने में उसने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा। मतलब रविंद्र से मेरी बात होती थी तो रात में पूरे पूरे टाइम जग करके काम करना, और वो भी बड़ी एचिंग की प्लेट्स को। मतलब आप उसका लेबर सोच सकते हैं जिन लोगों ने एचिंग किया हो। अगर आप देखेंगे किसी को करते हुए तो भी आप रियलाइज कर लेंगे कि बहुत टीडियस है ये। तो ये चीजें हुई और फाइनली रवीन ने वो डेट्स कैंसिल कर दी क्योंकि शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड एट दैट टाइम। तो डेट्स कैंसिल हो गई, शो नहीं हो पाया। मेरे लिखे हुए वाले कैटलॉग के पूरे मैटर को एज इट इज मुझे अपने पास ही रखना पड़ गया। और जो उनको मैं पढ़ने के लिए भेजती थी ऑब्वियसली अप्रूव्ड हो जाता था, हाँ ज्योति ठीक है ये बस इसके आगे ऐसे कर लो, दूसरे वर्क के बारे में भी लिखो। लेकिन फाइनली वो कैटलॉग नहीं छपा। तो ये एक ऐसी चीज थी कि मुझे थोड़ा सा फिर 2017 में सितंबर में फाइनली शी इज नो मोर। 13 सितंबर को डेथ हुई है सावित्री की। उसके पश्चात ये सारा मटेरियल मेरे पास रखा रहा और अभी फाइनली मुझे एक दिन फिर से मैं अपने वार्डरोब को देखते देखते सारे मटेरियल को छांट रही थी, तो मुझे वो सारा लिखा हुआ पाइल अप मैटर जब दिखा तो मैंने डिटर्मिनेशन लिया कि मैं इसको किसी जर्नल में पब्लिश कराऊंगी। तो एक जर्नल है, आप उसको रेफरेंस में देख भी सकते हैं, शोध ऋतु करके एक जर्नल है। उस शोध ऋतु जर्नल में पूरा सावित्री का द स्टोरी ऑफ सावित्री पाल, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सावित्री पाल करके मैंने पूरा आर्टिकल लिखा है। और उस आर्टिकल में मैंने सारी चीजों को पॉइंट आउट किया जो मैं आज थोड़ा बहुत आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। सावित्री के कामों में खास तौर से उस टर्निंग पॉइंट के बाद इस फैमिली फोटोग्राफ और टू सिस्टर्स डिस्कशन और भी कई ऐसे थे। उसके वेब इन लॉस्ट इन द वेब एक उसका टाइटल था वर्क का, जिसमें कि कैसे व्यक्ति अपनी उलझनों में फंस जाता है, वो बहुत अच्छे से चित्रांकित किया था। लुक एट मी, ये कुछ ऐसे हैं जो कि मुझे वर्बली एकदम अच्छे से याद हैं। और भी वर्क्स हैं सावित्री के, इनमें से एक वर्क था जिसपे उन्होंने थोड़ा एक्सपेरिमेंटल काम किया था। दैट वाज द ईयर 1999 और मे बी 2000। ऑल इंडिया अवार्ड मिला था लखनऊ में, स्टेट ऑल इंडिया स्टेट अकेडमी जब ऑल इंडिया कराती है तो उसमें सावित्री को उस वर्क के लिए ऑल इंडिया अवार्ड मिला था। एक्सपेरिमेंटल इस वजह से कह रही हूँ, चिनकोली एक टेक्निक होती है, टेक्निक तो नहीं कहेंगे, एक विधि है, मतलब उसको आप इन्वॉल्व कर लेते हैं, उस चीज को कहा जाता है चिनकोले। तो चिनकोले में जैसे आपने जो भी प्रिंट लिया उसमें किसी मैगजीन की कोई फोटोग्राफ या आपकी अपनी कोई पर्सनल फोटोग्राफ, कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी लग रही है फोटोग्राफ के रूप में ले लीजिए उसको, और उसको कट करके प्लेट के साथ में आप प्रिंट कर दीजिए। तो ये जो फोटोग्राफ है वो कागज पे भी हो सकता है, फोटोग्राफ के पेपर पे भी हो सकता है, लेकिन बेहतर होता है कि वो पतला पेपर हो, क्योंकि वो इजिली इस प्रिंटिंग इंक की चिपचिपाहट की वजह से प्रिंट में चिपक जाएगा। इसको उल्टा करके प्लेट में रखा जाता है जिससे कि छपते समय ये सीधा आ जाएगा, प्रिंट में चिपक करके जो आप दिखाना चाहते हैं वो सीधा दिखेगा। उस वर्क की मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है,
उसमें सावित्री ने चिनकोली टेक्निक का प्रयोग किया था। एक आर्टिस्ट हैं जयपुर से, मुकेश शर्मा। मैं उनका आपको वर्क जब दिखाऊंगी, चिनकोले मुकेश ने भी किया हुआ है, शायद किसी एक वर्क में आपको दिखाई दे। ये वर्क सावित्री का, जैसा कि मैंने कहा, 2015 के बाद की सीरीज या 2013 के बाद की सीरीज लेके मान सकते हैं, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है मुझको। ये वर्क में डिवाइन लव टाइटल था इस वर्क का। इसमें आप स्वयं देख रहे हैं, एक ही स्त्री पुरुष का पेड़ दिखाया गया है। डिवाइन लव, दिव्य प्रेम। तो दिव्य प्रेम, जब डिवाइन लव हम कह देते हैं तो एक पवित्रता के साथ उसका संबंध हो जाता है। चाहे हमारी पर्सनालिटी में मल्टीफेस्ड हो कोई भी व्यक्ति, या महिला या पुरुष, उसके व्यक्तित्व में कई मल्टीफेस्ड होगा, या वो मल्टीपल उसकी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स होंगे, उसका व्यक्तित्व कई उसमें होगा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है। लेकिन जब हम डिवाइन लव की बात करते हैं, यदि वो किसी को प्रेम कर रहा है, तो प्रेम शब्द अपने आप में एक पवित्र चीज है। ये एक फर्क पड़ जाता है कि उसको किस फॉर्म में आप ले रहे हैं या दिखा रहे हैं। तो ये टाइटल बेसिकली सावित्री ने अपने वर्क को दिया। उनके निजी जीवन में ये एक घटना के रूप में है, इसको आधार बना करके उसने इसका चित्रण किया था। इसमें जो ये टाइटल था, नेपाल जाने के बाद सावित्री कई जगह का भ्रमण भी की है, जिनमें से प्रमुख अभी मैं और भी आपको उनकी चीजों को बताऊंगी। सावित्री ने जब भ्रमण किया नेपाल का, नेपाल जाकर के कुछ समय तक वहां पर काम किया, और साथ में इनके वहां पर नेपाल में काफी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं, वो प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं नेपाल के कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट में, प्रिंट मेकर भी और स्कल्प्टर के रूप में उनके हस्बैंड, दोनों ही लोग वहां पर कार्यरत हैं और काफी नाम है। इंडिया में भी आके काफी शो किए हैं। मैं नाम देखिए, मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा। उमा शंकर शर्मा उनके हस्बैंड हैं, और लेडी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं भी उनको जानती हूँ। तो इन्होंने नेपाल में जब अपना जा करके उनके पास में रह करके कुछ दिन काम किया, तो नेचुरली नेपाल में आप सभी को, नेपाल के बारे में जब आप पढ़ते हैं, तो मैंने कहा ना, हमारे सब्जेक्ट, चित्रण के सब्जेक्ट, अभिव्यक्ति, हमारी सोच किससे प्रभावित हो रही है, इस पे डिपेंड करता है। नेपाल में लिविंग गॉडेस आप लोग सभी जानते होंगे, आज भी वो प्रथा उस पे है। लिविंग गॉडेस, कुमारी देवी, क्या कहते हैं उसको, कुमारी देवी, लिविंग गॉडेस। छोटी सी बच्ची को वो बाकायदा एज ए देवी पूजते हैं। वो बच्ची मतलब जो सामाजिक दुनिया है उससे बिल्कुल कट ऑफ रहती है, उसकी बहुत अच्छे से वो लोग केयर करते हैं। बट उसको ना तो इस चीज का फ्रीडम है कि वो पढ़ सके, ना उसको इस बात की फ्रीडम होती है कि वो अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेल सके, ना ही उस बच्ची को इस बात की फ्रीडम होती है कि वो अपने हिसाब से कोई डिसीजन ले सके। उसको लिविंग गॉडेस की तरह रखा जाता है बाकायदा। आप कभी इसको गूगल सर्च पे डाल करके देखिएगा तो आपको इसके बारे में पूरा पता चलेगा। ये एक नेपाल की प्रथा है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपना विकास करने लगे, डेवलपमेंट होता गया हम लोगों का, और महिलाओं के क्षेत्र में काफी मतलब कहना चाहिए कि परिवर्तन आए, उनके दशा के ऊपर कई स्टेप्स ऐसे उठाए गए, तो उसमें एक ये भी पॉइंट आया कि क्या ये इस तरह से किसी को भी आप पूज तो रहे हैं, वो तो एक अलग बात हो गई, आप पूज रहे हैं उस बच्चे को देवी के फॉर्म में, लेकिन उसकी जो आंतरिक भावनाएं हैं, उसके जो अधिकार हैं, उनका हनन भी तो हो रहा है। तो ये भी तो एक तरह का क्राइम है कि आप किसी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो जब सावित्री ने वहां के लिविंग गॉडेस को बाकायदा देखा है, जा करके उनके पूरे रहन सहन को देखा,
तो शायद उसने, क्योंकि ये बात मुझसे शेयर की कि ज्योति वो मतलब तड़पड़ाहट की, वो एकदम बहुत सुंदर सब कुछ है उसके पास, सब कुछ बहुत अच्छा, कपड़े उसके बहुत अच्छे, ज्वेलरी बहुत अच्छी, उसको बहुत अच्छे से सजाया जाता है लाइक गॉडेस। आप देखिएगा गूगल में जिस तरह के हैं। तो लेकिन बोलने लगी कि उस बच्चे के मन में, जो लड़की है उसके मन में जो बाहर बच्चे खेल रहे हैं, जब वो देख रही है अपनी जगह से, वो भावनाएं, उसको मन करता है इंटरेक्शन करने का। अब आप खुद इमेजिन करिए, आपके घर में या कोई भी छोटा बच्चा, जब आप बचपन में रहे और आपको कोई आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले बहुत अच्छे से एकदम बिल्कुल साफ सुथरा बना करके, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहना करके, लड़के हैं तो उनको कृष्ण की तरह या लड़की हैं तो देवी माँ की तरह उनको बना करके और किसी एक जगह पे बंद करके अगर रख दिया जाए, तो क्या आप उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका तो इंटरेक्शन तो हर एक आदमी की बहुत आवश्यकता है, अपने एज के हिसाब से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो बच्चे तो भाई मानी बात है, जब तक खेलेंगे नहीं आपस में, उनकी एज ग्रुप में मिक्सअप नहीं होंगे, तो एक तरह से उनका डेवलपमेंट, दूसरा आप उनको पढ़ाई से कट ऑफ कर दीजिए तो और भी क्या रह गया। तो वो एक प्रकार की, हम लोग जिसको कहते हैं ना कि सोने का पिंजरा, तो शी लिटरली फेल्ट दैट वे एंड शी सेड इट टू मी कि ज्योति, यहाँ पे एक लेडी फिगर को दिखाते हुए, ये देखिए लेडी फिगर को दिखाते हुए डिवाइन उस पे, मतलब कि एक पवित्रता के ऊपर कमल का आभास दिया गया। ये लिविंग गॉडेस के फॉर्म में एक लेडी फॉर्म है सॉरी, जिसको अगर हम देखें तो हर प्रकार से उसके व्यक्तित्व का हास हो रहा है। वो चाह क्या रही है? वो देख रही है मेरा व्यक्तित्व का हास हो रहा है, मेरे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पर शी कैन नॉट डू इट बिकॉज शी इज लाइक वन ऑफ द बर्ड हु इज इनसाइड द केज। फड़फड़ा रही है, उसको स्वतंत्रता नहीं है। ये अभिव्यक्ति इस चित्र के माध्यम से सावित्री की थी। सावित्री ने नेपाल की ट्रिप के बाद अपने चित्रों में लेडी फिगर को देवी के उसमें तुलना में दिखाते हुए काफी वर्क किया था। ये इस वर्क का टाइटल था गंगा जमुना सरस्वती। आप 3 फेसेस देख रहे हैं, फीमेल फिगर्स हैं, यहाँ पे लहरों का समावेश किया गया है, थोड़ा सा सिंबॉलिक दिया है। उसके पश्चात ये कहने को हम कह रहे हैं कि पवित्र नदियां हैं, किंतु इनमें हर प्रकार का पॉल्यूशन है। अगर आप इनको पवित्र देवियां मान रहे हैं, गंगा जमुना सरस्वती, तो फिर इनकी क्लीननेस क्यों नहीं? इनको हम पवित्रता के बेस पे इनको एकदम अच्छे उसमें क्यों नहीं रख पा रहे हैं? दिस वॉज द हैमरिंग क्वेश्चन विच शी अराइज्ड। दिस इज ऑल्सो द सीरीज ऑफ डिवाइन लव। हियर आप सभी देख रहे हैं, एक बुल को दिखाया गया है। बुल किस चीज की प्रतीक होती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? व्यापार का मैम। बेटा व्यापार का है, और साथ में एक और अभिव्यक्ति होती है, ये जो बुल का इमेज यहाँ पर दिया गया है वो पौरुष का भी होता है। मेल कैंडिडेट के जो पौरुष होते हैं, मतलब कि क्या कहेंगे उसको हम, एनर्जी लेवल होती है, उसका भी ये प्रतीक मान करके यहाँ पे दिखाया गया है। डिवाइन लव से इस चित्र को बनाया है कि जो पुरुष प्रधान समाज में पुरुष की महत्वता बताई गई है, तो वो महत्वता उसके क्या कहना चाहिए, जेंडर के उससे नहीं है, पर वो एक पवित्र प्रेम को संभाल सके या दे सके, उस आधार पे भी इसको दर्शाया गया है यहाँ पे इस बुल के फिगर को। जो दूसरा है ये काफी कलरफुल था। प्रिंट रोलर से इसके कलर लिए गए हैं सरफेस प्रिंटिंग के द्वारा, बाकी इंटेग्लो से एक डार्क कलर को ले लिया गया था और फिर उसके बाद इसके ऊपर टॉप रोलर्स के साथ में किया गया। प्रिंट की विशेषता इसमें जो है टेक्निकल, उस पे मैं बता रही हूं आपको, सॉरी। इस प्रिंट की जो मतलब फोकसिंग पॉइंट है या
टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो इसमें यहाँ पे गोल्ड लीफ का प्रयोग किया गया है। आपने, अगर आप प्रिंट मेकर्स, कई ऐसे प्रिंट मेकर्स हैं जिनको अब आप देखेंगे जिनके वर्क वो अपनी एचिंग में गोल्ड लीव्स का प्रयोग कर रहे हैं। ये सभी गोल्ड, मतलब गोल्ड, जैसे आप गोल्ड कलर को लगाते हैं कैनवस के ऊपर, एचिंग माध्यम में गोल्ड लीफ का भी प्रयोग किया जाता है। दिस प्रिंट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ गॉडेस, लिविंग गॉडेस का ही, कि एक लड़की अपने मतलब अपने आत्म साक्षात्कार, मतलब स्वयं का एक जो होता है ना, क्या कहेंगे, इंट्रैक्शन, अकेले में भी बैठी है या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो अपने आप को आंकलन कर रही है, एनालाइज कर रही है, सेल्फ एनालाइजेशन, तो या एनालाइज कर रही है, या उसको रिफ्लेक्शन कह सकते हैं आप, मतलब उसमें कि वो देख रही है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको वो उसका मूल्य या क्या कहेंगे, उसकी तुलना कर रही है, उसको देख रही है, समझ रही है, उसको समीक्षात्मक रूप में जान रही है कि मेरे लाइफ के हिसाब से क्या है। नेक्स्ट प्रिंट, ये भी, ये वाला प्रिंट जो था ये आपका गंगा जमुना सरस्वती के ही उससे है, पर उसमें कई चीजों को प्रवेश में दिया गया। फीमेल फिगर्स हैं, बुल्स हैं इसमें, कि इनकी रक्षा करना, इन तीन गंगा जमुना सरस्वती की रक्षा करना हम सभी का तो कर्तव्य है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं। इस प्रिंट में आप ये यहाँ पे जो भी टेक्सचर्स देख रहे हैं ये सभी लेयर के फॉर्मेशन में किए गए हैं, ये सारे के सारे सभी। नेक्स्ट फिर एक प्रिंट था, लाइन फिगर था। ये प्रिंट का टाइटल जहां तक मुझे याद है, मैंने इनके बारे में लिखा था, ये इसका टाइटल था साध्वी। साध्वी प्रिंट का टाइटल, वो जब अहमदाबाद गई, और जिस गैलरी की मैं बात कर रही हूँ वो गैलरी ओनर जैनीज हैं, तो इन लोगों का बहुत अच्छा उनसे एसोसिएशन था। और जैन धर्म में आप सभी को पता है, अहमदाबाद में इनका मुख्य एक वो है, मठ है, वहां पे ये लोग, चाहे वो जेंट्स हो या महिलाएं हों, जब ये साधु बनना चाहते हैं तो वहीं पर दीक्षा लेकर के, वो एक प्रोसेस होता है पूरा, आप सभी को पता होगा कि वो साधु बनने का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत अधिक डिफिकल्ट होता है। जो लेडीज होती हैं उनमें और जेंट्स में भी इसकी प्रक्रिया होती है पूरी। लेडीज हैं तो उनको अपने एक एक बाल को, मतलब ये नहीं काट के हटा देना, उसको नोचना पड़ता है। जेंट्स को भी अपने बालों को ऐसे नोचना पड़ता है, तो दैट प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट, वो पेनफुल होता है। बहरहाल उसके पीछे क्या है ये मैं नहीं ज्यादा जानती हूँ। तो ये जो पूरा एंटायर इनका सिस्टम था, जो भी था, ये सावित्री को वहां पर बहुत क्लोजली देखने को मिला, और उसने तब ये चित्रण किए थे कि जैन साध्वीज के ऊपर ये टाइटल दे करके कि किस तरह से वो लोग इसमें अपनी मतलब यात्रा में आगे बढ़ते हैं। एक ये वर्क है, ये वर्क प्रिंट वाइज दिस वर्क इज फैंटास्टिक, क्योंकि इसमें आप टेक्सचर्स यहाँ पे जो देख रहे हैं वो, यहाँ पे जो देख रहे हैं वो, ये सभी इस पर्टिकुलर फिगर में, मतलब प्रिंट में जो भी फीमेल शक्ति है, शक्ति का स्वरूप है, वो यदि डिटरमिन्ड हो जाए तो जितने भी निगेटिव फोर्सेस हैं उनको वो नीचे झुका सकती है, फोर्सफुली उनको डाउन कर सकती है। इस बात के लिए फीमेल फिगर को यहाँ दिखा करके, और एक एक झुके हुए आकृति को पुरुष आकृति के रूप में, और यहाँ पे थोड़े डिफॉर्म्ड टाइप के एलिमेंट्स को दिखा करके नकारात्मक एनर्जी को दिखाने की कोशिश करते हुए उसने अपने इस प्रिंट में इस बात की अभिव्यक्ति की थी। अगेन वन ऑफ द प्रिंट, ये फिर ट्रांजैक्शन,
ट्रांजेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि रूपांतरण इसका उसमें कि कैसे पक्षी, स्वतंत्र पक्षी होता है, वो एक पिंजड़े में एक मतलब फीमेल फिगर के रूप में कैद हो गया। ये भी रिलेटेड टू द लिविंग गॉडेस के थीम से था। ये सभी उसके प्रिंट्स काफी बड़े हैं, छोटे प्रिंट्स नहीं हैं ये। सेकेंडली, इस वर्क में 2 फिगर्स हैं, आप देख रहे हैं, दिव्यता दिखाया गया है कि फीमेल्स जो हैं, आपने अगर उनको किसी भी देवी के फॉर्म में दिखाया है तो उन्होंने सतत प्रयास किया है अपनी उससे ऊपर उठने के लिए। 2 फिगर्स का दिखा करके कि किस तरह से वो अपना जो कद है उसको भी और ऊपर बढ़ा करके निरंतर विकसित होना जानती हैं। One of the figure, again it is from the living goddess only, कि किस तरह से ये पक्षी का यहाँ पर दिया, और जो समाज के रूप में है वो सभी ये यहाँ पे मनुष्य के फॉर्म्स हैं। ये देखिए, इसमें पुरुष भी है, इसमें महिला भी है। ऐसा नहीं कि समाज में पुरुष ही लेडी को उस तरह से कर रहे हैं कि नहीं तुम देवी हो लेकिन प्रताड़ना दे रहे हैं, नहीं, उसमें समाज में सभी लोग आ गए, सब कोई आ गया। तो इसमें फीमेल फिगर है और पक्षी का रूप है, सरेंडर कर लिया, या वो चाह रही है कि मुझे जिस तरह आप फोर्सफुली बंद कर रहे हैं वो ना हो, बट अगेन शी इज देयर। साध्वी का रिलेटेड एक फिर से ये है, जैन मुनि साध्वी का रिलेटेड था, कैसे वो टर्न हो जाते हैं साध्वी के रूप में, पुरुष या महिला कोई भी। ये छोटी प्लेट थी, ये बहुत बड़ी प्लेट नहीं थी, और इसका साइज शायद 25 बाई 25 रहा है। मैंने आप लोगों को जब म्यूजियम के बारे में बताया था अपने पहले के लेक्चर्स में, तो उसमें आपको मैंने बोला था कि बाहर विदेशों में आर्टिस्ट के म्यूजियम्स बन जाते हैं और उनको बड़ा ही गवर्नमेंट जो है संभालती है एज ए धरोहर की तरह, अपने हेरिटेज की तरह, जिससे कि जो भी टूरिस्ट हैं वो आकर के उनके कल्चर को और हेरिटेज को देख करके लाभ उठा सकें, जान सकें कि उनके यहाँ के उस समय कैसी समाज की व्यवस्था था, ये कलाकार किस तरह के थे, और नेचुरली उसी के आधार पे हम लोगों को एक राय भी बनती है। ये फोटोग्राफ मैंने इस समय इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि मैं पहले आपको म्यूजियम पढ़ाते समय मैंने बताया था कि रेम्ब्रांड के स्टूडियो के बारे में या म्यूजियम के बारे में, तो सावित्री वॉज द पर्सन टू गो दैट वन, क्योंकि इनको एक उसमें मतलब क्या कहेंगे, स्टडी फेलोशिप नेशनल एकेडमी की मिली थी, ललित कला नेशनल एकेडमी की, जिसमें इनको लगभग 1.5 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने के लिए इनको वहाँ जाना था, हंगरी जाना था, और हॉलैंड में जा करके इन्होंने स्टूडियो देखा रेम्ब्रांड का बाकायदा। तो ये जो वर्क था मतलब ये जो स्टूडियो था उसके बारे में मुझे बताया सावित्री ने, तो मुझे लगा कि जब ये फोटोग्राफ मुझे मिल गया तो मैंने सोचा आपको भी दिखा सकूंगी मैं। यहाँ पे सारे वो मतलब ब्रशेस तक हैं, जिस तरह से ये लोग अपने कलर्स को, पिगमेंटेशन को मिला के काम करते थे, सारा का सारा स्टूडियो रेम्ब्रांड का वो है जिसमें उन्होंने काम किया था। तो मैं आज इसी वजह से इस फोटो को आपको दिखा रही हूँ। अब हम जिन आर्टिस्ट को लेकर के बात करने जा रहे हैं वो आप ही के हस्बैंड हैं, रवीन साल्वे। और रवीन साल्वे सावित्री की कुछ चीजों को और हाईलाइट करना चाहेंगे कि एक सेकेंड, सावित्री के जितने भी काम हैं
जब आप उनको देखते हैं और महसूस करेंगे ओरिजिनल प्रिंट्स को देखने के पश्चात, क्योंकि एसोसिएशन ज़्यादा हो जाता है, फोटोग्राफ में कई चीज़ों की डिटेलिंग नहीं आ पाती है, बहुत कम उसमें आती है। पेंटिंग्स में तो फोटोग्राफ ठीक आ जाते हैं, लेकिन प्रिंट की कई सारी लिमिटेशंस होती हैं, वो नहीं स्पष्ट होती हैं फोटोग्राफ के द्वारा। ओरिजिनल प्रिंट देखने पे ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। सावित्री के वर्क्स को देख करके इतना तो जरूर कह सकती हूँ मैं आपको कि आप 100% देखने के पश्चात ये जान जाएंगे कि जो भी विषय थे वो उनके जीवन के आसपास थे, जिन विषयों ने उनको प्रभावित किया। तो मानी बात है, उस स्तर पे जा करके ये भी सही है कि वो एक अच्छी कलाकार थी जिनको कि इन विषयों ने प्रभावित किया और उनको उन्होंने अपने प्रिंट्स के द्वारा एक्सप्रेस भी किया। अब आते हैं रविंद्र साल्वे के बारे में। रविंद्र साल्वे सावित्री के ही हस्बैंड थे और इससे ज्यादा उनका परिचय अपने आप में ये है कि बहुत अच्छे कलाकार, स्पेशली जब आप नेशनल ललित कला एकेडमी की बात करते हैं तो रविंद्र साल्वे वॉज द कंटिन्यूएशन में फॉर 3 times he has been a member of the National Academy, but that was the time जब सावित्री के साथ इनका विवाह नहीं हुआ था और ना ही मैं इनको जानती थी एज सच। इन दोनों की शादी हुई है 2006-07 के आसपास मेरे ख्याल से, या और भी लेट, हाँ 2006-07 में हुई होगी, एग्जैक्टली डेट नहीं याद। उसके पश्चात जो प्रमुख चीज है, क्योंकि जब रविंद्र का कहीं भी आप पढ़ेंगे या परिचय होता है कोई भी उसमें, जब ये जीवित थे तो भी और सावित्री के केस में भी, कि जब सबको अधिकतर लोगों को पता चलता था कि रविंद्र साल्वे जो हैं वो एकेडमी में मेंबर रह चुके हैं या मेंबर हैं, तो उस वक्त सबको ये हो जाता था कि अवश्य ही कई आर्थिक तरीके के लाभ और भी कई तरीके के लाभ सावित्री को इनकी वजह से मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बहुत क्लियर बात बता रही हूँ और उस चीज को स्पेशली आप अगर चाहें तो उसको वेरीफाई भी कर पाएंगे अपने स्तर से। सावित्री ने मैंने लिखा हुआ है टाइम पीरियड, सावित्री ने लगभग एक सेकेंड में आपको बताती हूँ। दो 2005 के बाद दिसंबर, हाँ 2005 दिसंबर नवंबर में इनकी शादी हुई थी और उसके पश्चात सावित्री ने किसी भी नेशनल या फिर स्टेट एग्जीबिशन में या ऑल इंडिया में किसी में भी इन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया, केवल इस बात के लिए कि नहीं मुझे ये ना बोला जाए कि मेरे हस्बैंड की वजह से मेरे कामों को सेल होता है या मेरे काम को अवार्ड मिला, मेरे काम को अवार्ड मिला। सावित्री ने 2005 दिसंबर के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी सरकारी गैर सरकारी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट इंडिया में नहीं किया, किंतु उन्होंने इसमें से पोलैंड, कनाडा, थाईलैंड, चीन, पेरिस, क्रोएशिया और हंगरी में जितनी भी ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन प्रिंट्स की हुई उसमें अपने प्रिंट्स को भेजा और सिलेक्शन पाया। ये बहुत एक रिमार्केबल बात है, बहुत बड़ी बात है। साथ में इनकी जो यहाँ पर इंडिया में या अब्रॉड में कलेक्शंस हैं उनमें से
दिल्ली की जो गैलरी है आपकी आर्ट, आधुनिक आर्ट गैलरी, हंगरी कला, हंगरी गैलरी, हंगरी में मतलब जो गैलरीज हैं उनमें वर्क है इनका। कला विरासत नई दिल्ली में एक गैलरी है, भारत भवन भोपाल में है, ICCCR नई दिल्ली में, सिमरोजा आर्ट गैलरी मुंबई ललित कला एकेडमी में। सेकेंडली, एवं दिल्ली, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, राज्य ललित कला केंद्र लखनऊ में, ABC वाराणसी, बनारस के जो लोग हैं शायद उन्हें ये पता होगा या उन्हें वहां पर मालूम चलेगा कि दुर्गा कुंड में एक गैलरी खुली थी। मिस्टर अग्रवाल कोई बिजनेसमैन थे कलकत्ता के और मूलतः वो उनका एसोसिएशन बनारस से था। दुर्गा कुंड पे एक गैलरी खोली गई थी, ABC आर्ट गैलरी। वो काफी अच्छी गैलरी थी उस समय और वहां पे बाकायदा उन्होंने बहुत शोज स्पॉन्सर किए, खुद वो कर देते थे। तो उसमें कई आर्टिस्ट का शो हुआ, ग्रुप शो भी होते थे, एकल चित्रकला प्रदर्शनी भी होती थी। और एक ग्रुप मुझे नहीं याद आ रहा है नाम उसका, लेकिन कुछ एक ग्रुप का नाम था जिसमें कि मिस्टर अग्रवाल ने वहां बनारस के ही आर्टिस्ट का ग्रुप फॉर्मेशन करने के लिए बोला था, जिसमें कि अंजन चक्रवर्ती सर और आपकी कुसुम दास जी, सावित्री पाल और भी कई ऐसे आर्टिस्ट वहां पर उस वक्त, उनका कृष्णा एक था और एक मेरे को जहां तक जिनके याद है उमेंद्र प्रताप, ये सब जो लोग थे यंग बच्चे और पहले के जो आर्टिस्ट थे, दीपक बनर्जी सर, इन सबको एक ग्रुप में लेकर के उन्होंने वहां के शो भी अरेंज किए थे। वो बहुत अच्छी गैलरी थी। सावित्री का उसी उसमें कलेक्शन भी है। आज वो गैलरी नहीं है, वहां पे कुछ मॉल खुल गया है, क्योंकि हम बीच में जब गए थे तब देखा था वहां पे मॉल खुल गया है। पर वो सारे कलेक्शन जो ABC गैलरी के थे, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये गैलरी खत्म होने के उपरांत मिस्टर अग्रवाल जो कलकत्ता में हैं बिजनेसमैन, उनके पास अवश्य होंगे। सेकेंडली, रविंद्र के बारे में, ये स्वयं एक अच्छे कलाकार रहे और आप इनके इस वर्क में देख सकते हैं कि जो इनका ट्रीटमेंट है पेंटिंग के ऊपर, वो काफी हद तक मतलब एक यूरोपियन उस पे भी दिखाई देता है, डेकोरेटिव मोटिव के साथ में। आप इनके सभी कामों में देखेंगे जो इनकी लाइन ट्रीटमेंट है, जो ब्राइट कलर्स हैं, ये सभी उससे भी प्रभावित हैं। ये एक रविंद्र का सिंपल स्केच किया हुआ ड्राइंग था जिसको कि मैंने इसमें लिया हुआ है, शायद आपको भी दिख रहा हो क्लियरली, या मैं इसको बड़ा कर दूं। दिख रहा है आपको? यस मैम। आप स्वयं देख सकते हैं पेंटिंग में जो प्रभाव है, रेखांकन भी उससे कम प्रभावी नहीं है। लाइनों की आप फ्लो देखिए, मूवमेंट लाइन का, एंड दिस इज अ वेरी नाइस ड्राइंग फॉर वन ऑफ द कंपोजिशन। रविंद्र के काम में बहुत ब्राइट कलर्स हैं, बहुत अधिक ब्राइट कलर्स हैं। ये पेंटिंग जिसका टाइटल है अश्व, अश्व इसका टाइटल दिया था। इसमें स्वयं आप देख रहे हैं रविंद्र के जितने भी काम आप देखेंगे, उन्होंने उन कामों को काल्पनिक उस पे लेकर के कार्य किया है, सब्जेक्ट्स पे लेकर के काम किया है, और बोल्ड तथा बहुत ही वार्म कलर्स कह लीजिए या कहना चाहिए ब्राइट कलर्स का उपयोग किया है। खास तौर से इनके सब्जेक्ट्स जो होते थे वो धार्मिक विषय से रिलेटेड होते थे और अलंकारिक होते थे, बहुत डेकोरेटिव। आप स्वयं देख पा रहे हैं पर पूरी पेंटिंग का दैट इज जो मूवमेंट है, यहाँ पे एक अलंकार का प्रयोग करा गया है।
यहाँ पे भी डेकोरेटिव एलिमेंट्स को जोड़ा गया है। वार्म कलर्स की ऑलरेडी आपको बहुल्यता दिख रही है, अत्यधिक दिख रहा है। मैंने आपको गैलरी ओनर बताए जैनीज थे, ये उन्हीं के कंसाइनमेंट पे एक काम था, कमीशन वर्क थे। उन्होंने अपने जो उनके तीर्थकर होते हैं उनको उनका शायद काम असाइन करा था और पेंटिंग करवाई थी। ये रविंद्र ने बनाई है। जैन मुनि के ज्यादातर ड्राइंग्स को जब आप देखते हैं तो वो एक सिंपल फॉर्मेट दिखता है, पर शायद रविंद्र से उन्होंने इसीलिए करवाया कि कुछ अलग एलिमेंट्स का प्रयोग करके वो मतलब थोड़ा सा एक कहना चाहिए कलात्मक वर्क की तरह दिखाई देंगे। ये एक कंसाइनमेंट का था। बुल रिलेटेड टू द रिलीजन, धार्मिक विषय अवश्य थे, किंतु उनका जो अंकन करने का तरीका था वो अपना स्वयं का एक शैली थी। आप सभी देख रहे हैं इसमें कृष्ण का फॉर्म है यहाँ पे, लेकिन हमने जो ट्रेडिशनल कृष्ण की एक इमेज अपने दिमाग में रख रखी है उस तरह से नहीं है वो। आप देख पा रहे हैं उनकी पूरे उसमें जो धोती पटुका है, जो स्टाइल है यहाँ पे, वो एक अलग ही डेकोरेटिव फॉर्म में डेवलप किया गया है। राधा का फॉर्म ठीक इसी के साथ में, क्योंकि राधा और कृष्ण मतलब कृष्ण अगर है और वहां पे गायों का समावेश ना हो तो फिर कैसा, लेकिन गाय को प्रोमिनेंट दिखाते हुए सिंबॉलिक रूप में इन्होंने ये फॉर्म्स दिखाए हैं। दूसरी तरफ हम एक हिंदू मैथोलॉजी को अगर डिटेल में देखें तो आप खुद ही जानते भी होंगे, अधिकतर छात्र आप जितने भी हैं पीएचडी कोर्स में हमारे भारतीय उसमें कॉन्सेप्ट में कि गाय में सभी देवताओं का वास है, तो रविंद्र ने भी उसी चीज को, अगर आप बहुत गौर करेंगे इस पेंटिंग को, तब ये देखिए कोई कोई सिंबॉलिक फॉर्म्स ऐसे डाले हैं, जैसे यहाँ पे भी एक फॉर्म फिगर दिख रहा है, इस जगह पे भी ये फेस दिख रहा है, यहाँ पे भी ये फॉर्म है, ये भी एक फॉर्म है। तो ये सभी चीजों का समावेश, मतलब टोटल पूरी पेंटिंग अगर आप गौर करेंगे तो उसमें मैथोलॉजिकल धार्मिक सब्जेक्ट से रिलेटेड एलिमेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम इसको एक मतलब सरसरी नजर से देखें तो हम कहेंगे कि हाँ ये वार्म कलर्स है और राधा कृष्ण बने हुए हैं, बुल दिखाया गया या गाय दिखाई गई, but the concept that this is a total religious painting, but in new trend, in new concept, he put up his subject is old, subject is total traditional, but it is portrayed into a न्यूली ट्रेंड के एलिमेंट्स के साथ में। तो ये कॉन्सेप्ट वाइज विजुअलाइजेशन रविंद्र का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट था उनकी पेंटिंग्स की अभिव्यक्ति में। अब यहीं पर आप देखिए, मैंने बोला है कि अधिकतर कलाकारों का एक समय होता है और वो पूरी एक सीरीज चल रही होती है काम की, वो सीरीज के उससे ही आप भी जब आगे और पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कैसे कलाकार का विकास होता है। कलाकार का मतलब विकास से मेरा मतलब है उसकी कला को लेकर के, तो वो पर्टिकुलर टाइम फेज होता है, 5 साल 6 साल 10 साल का गैप ऐसे करके होता है। तो रविंद्र का वो टाइम पीरियड जिससे ये रिलेटेड पेंटिंग्स हैं, उस वक्त एलिमेंट कृष्णा आए सब्जेक्ट वाइज, एंड यू कैन सी हियर द drawings of cows, and in this also you can see the figures, see इन सभी में, इनमें नहीं है इतना स्पष्ट, पर इन दो में आप देखिए छोटे छोटे फॉर्म्स हैं, फिगर्स हैं ह्यूमन बींग्स के, वो रिलेटेड टू देवी देवता भी हो सकते हैं, उस पे मैं नहीं जाती क्या सोचा गया, पर हाँ प्रोमिनेंट आप इस पूरे उसको देखते ही समझ जाएंगे ये कृष्णा से रिलेटेड है, पर एक उनका जो अंकन पद्धति थी वो डिफरेंट थी, इस वजह से मुझे रविंद्र को आपके उसके लिए मतलब लेक्चर के लिए लेने की इच्छा हुई।
पौराणिक विषय है, धार्मिक विषय है। अब आप देखिए यहाँ पे अंकन जो मोर का है, इसको आप देखिए, राधा कृष्ण है, ऑब्वियस है। मोर का अंकन भी बहुत डिफरेंट कंपोज कर करके पूरा, आप पूरी पेंटिंग को जब देखेंगे तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ, ये विषय भी इस तरह से चित्रित किए जा सकते हैं। ये है पीस, इस पेंटिंग का टाइटल था पीस, शांति, इस पेंटिंग का टाइटल था। आप यहां से देखिए, ये भी पक्षी, सभी उसमें आपको कुछ अलग सा ही है। ये वर्क है रविंद्र का, और ये भी पीस से ही रिलेटेड था। पक्षी हाथ में है, कबूतर का ही पक्षी इसमें प्रतीत हो रहा है। दिस इज अ सिंपल फेस, प्रोबेबली किसी भी उससे रिलेटेड, जो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे बहुत एक प्रोमिनेंट और बहुत अच्छा काम लगा रविंद्र का, क्योंकि इसमें आप देखिए जो पूरा ये डॉट से ये जो इनका काम होता था, दैट इज वेरी आई कैचिंग। मतलब पर्सनली मुझे अपना मैं बता रही हूँ। प्लस मोस्टली अपने कैनवस के बैकग्राउंड में मोस्ट ऑफ द टाइम कई पेंटिंग्स में आप ये डॉटेड्स देखेंगे, प्योर कलर के, दैट कैन बी अ गोल्ड कलर और व्हाटएवर इट इज, बट यू विल सी दीज डॉट्स। तो ये एक कॉम्पोजिशन में बहुत इंटरेस्टिंग, एक मतलब ईगरनेस कह लीजिए, या एक उत्सुकता दर्शक के लिए उत्पन्न कर देते हैं इस तरह के टेक्सचर्स पूरे कैनवस के सरफेस पे। द होल पेंटिंग इज डेकोरेटिव, और टाइटल इसका मैं नहीं बता सकती। म्यूजिशियन, ये जो सीरीज आप देखेंगे ये म्यूजिशियन नाम पे है। इसमें वादक प्लेइंग कर रहा है, यहाँ पे एक फीमेल फिगर दिखाया गया है, यहाँ पे ये दिखाया गया है। तो आई डोंट नो व्हाट फॉर दिस इज रिलेटेड, बट हाँ, देयर इज अ प्रोमिनेंट, इसको आप क्या कहते हैं, सितार कह लीजिए या मैंडोलियम कह लीजिए, व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर द थिंग इज। फिर सेकेंडली मैंने जो टेक्सचर्स की बात की थी, इसमें आप देखिए व्हाइट सरफेस पे व्हाइट डॉट्स हैं, आपको दिख रहा होगा शायद, आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम, ये दिख व्हाइट रहा है। सरफेस के ऊपर ये डॉटेड व्हाइट एरियाज हैं। उसके पश्चात ये एक फिर से उसी सीरीज का एक वर्क और है, म्यूजिशियन सीरीज का ही। नेक्स्ट इनका शायद ये एक है, पेयर वाइज दिया हुआ है। ओह सॉरी, एक ये भी एक मतलब इतना ही छोटा ये कैनवस पेंटिंग है। छोटा से मेरा मतलब है बहुत ह्यूज साइज नहीं है इस कैनवस का, बट द लाइन ट्रीटमेंट एंड द डॉट्स वेयर दीज, ये वाले डॉट्स का एक अलग ही अट्रैक्शन है पूरे सभी कैनवसेस में, सभी कैनवसेस में। और इन डॉट्स का आप देख रहे हैं, या तो वो बैकग्राउंड में प्रयोग किए गए हैं या इस तरह से कहीं पर, हर एक कैनवस में इन डॉट्स का कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रयोग है, जो कि एक बहुत अच्छा मतलब प्रभाव दे रही हैं पूरे वर्क के क्षेत्र को। इसमें भी आप देखिए कई इंटीग्रेटेड फिगर्स हैं, ये भी पीस सीरीज का है। पीस, 2 फिगर्स आर देयर, सी, कमल का पुष्प है, 2 फिगर्स हैं, यहाँ पे भी हैं फिगर्स हियर, ये देखिए, और एक ये बतख का हाथ में है। ये पूरे वर्क अलंकारिक तो है, लेकिन ये बहुत ही रिलेवेंट उस पे विषय को लेकर के हैं, कॉमन विषय है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड विषय नहीं है रविंद्र के जिनको कि कोई आम दर्शक ना समझ पाए। और शायद यही एक कारण है
कि रविंद्र के वर्क बहुत अधिक सेल हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहे हैं। मतलब बाहर की कंट्रीज में भी, जो मेरे को जब तक सावित्री थी उनके द्वारा पता रहता था, काफ़ी सेल होते थे रविंद्र के वर्क। और यहाँ भी जो आर्ट लवर्स थे, गैलरी ओनर्स थे, उन्होंने काफ़ी गैलरीज उन्होंने रविंद्र के वर्क को परचेज किया और सेल आउट किया। आगे के काम में मैंने बोला कंसाइनमेंट इनको किसी वही अहमदाबाद के गैलरी ओनर्स का था शायद, ये जिन्होंने जो खुद जैन धर्म से रिलेटेड है और जैन मुनि का इन्होंने। अब ये जो वर्क है, इस तरह के वर्क में जैन मुनि को ऐसे एलिमेंट्स के साथ, इस तरह के पोर्ट्रेट के साथ में आप कहीं और नहीं देखेंगे। इसीलिए इस चित्रकार की, किसी भी चित्रकार का विषय चाहे पुराना हो, लेकिन द ट्रीटमेंट ऑफ द कलर, द ट्रीटमेंट ऑफ द टेक्सचर, पूरे सरफेस को किस तरह वो बैलेंस कर रहा है, किस तरह से उस सब्जेक्ट की ओरिजिनलिटी को बनाते हुए नयापन ले आ रहा है, ये कॉन्टेम्परेरी आर्ट के जगत में बहुत महत्वपूर्ण है। तीर्थकर जैसा विषय, जो कि बहुत ट्रेडिशनल विषय है, मानी बात है, उनका एक धर्म का बहुत सशक्त पार्ट है ये तीर्थकर के फिगर्स को बनाना। पर रविंद्र को उन्होंने ये कंसाइनमेंट क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने इनके वर्क में शायद वो नयापन देख लिया कि हाँ, पौराणिक सब्जेक्ट होते हुए भी, धार्मिक सब्जेक्ट होते हुए भी, इन धार्मिक सब्जेक्ट्स को किस तरह से नए तरीके से पेश कर सकते हैं ये रवींद्र साल्वे। तो हमारे तीर्थकर का भी जो पेंटिंग बनाएंगे उसमें अवश्य ही कुछ बदलाव आएगा, और वो बदलाव बिना किसी क्षति पहुंचाए, जो मुख्य सब्जेक्ट है, मतलब जो तीर्थकर का मुख्य सब्जेक्ट है, उसको बिना क्षति पहुंचाए होगा। और ये सत्यता है, आप देखिए पूरे पेंटिंग में ये फिगर तो है ही, ये तो एज इट इज है, जो भी रहता है। बट द नया पेन क्या है, जो और एलिमेंट्स इन्होंने इनके साथ जोड़ दिए। आप देखिए यहाँ पे सन का मोटिव दिया है, यहाँ पे मून का मोटिव दिया हुआ है, हाथी के, ये देखिए ये दिख रहे हैं कितने सारे सूर, आपने पढ़ा भी है। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए कलश का मोटिव दिया हुआ है, और ये ऑल एलिमेंट्स आर गिविंग ऑल टुगेदर हियर ऑन दिस सरफेस, गिविंग या कह लें सपोर्टिंग टू दिस ट्रेडिशनल सब्जेक्ट इन अ वेरी न्यू फॉर्म, बहुत आधुनिक उसमें सपोर्ट दे रहे हैं। ये एक ऐसा विषय जो कि पुराने उस पे है कॉन्सेप्ट पे, लेकिन इसमें टेक्सचर्स हैं, कलर्स हैं, और जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिस तरह के उनको सरफेस पे सजाया गया है या रखा गया है, वो इस पूरे विषय को एक नयापन दे रहे हैं। यही एक कॉन्टेम्परेरी चित्रकार की पहचान होती है या उसकी आइडेंटिटी होती है। ये सब्जेक्ट का नहीं मुझे पता है, बट इन ऑल द वर्क इज वेरी, मतलब इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। पर्सनली मैं बताऊं अगर अपना, कि मुझे ये कॉम्पोजिशन बहुत ही बढ़िया, एक स्ट्रेट फॉर्मेशन में। प्रशांत प्लीज जरा ये ले लीजिए एक मिनट। इस सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख करके ही, कि मतलब एक प्लीजेंट फीलिंग आ रही थी, एक बहुत अच्छा सा आभास हो रहा था, संपूर्ण अपने आप में एक शांति सी महसूस हो रही थी इस वर्क को देख करके। मैंने पर्सनली, क्योंकि आपने देखा मैंने इतने वर्क्स की स्लाइड्स दिखाई, पर मुझे इस वर्क को देख करके वाकई में बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा था रविंद्र के वर्क को। ये स्लाइड मैं छूट गई थी मेरे से। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगेन द काउ इज द मेन एलिमेंट, विच इज, काउ का मतलब अगर हम कहीं भी काउ को प्रेजेंट कर रहे हैं, अंकन कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या तो वो गांव से संबंधित हो जाती है, या फिर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीधे सीधे
क्या कहते हैं कृष्ण भगवान से संबंधित हो जाती है। राधा कृष्ण का अंकन है, कृष्ण को यहाँ राजा के फॉर्म में दिया हुआ है, राजा के फॉर्म में बताया गया है, और बाकायदा यहाँ पर एक फिगर गाय का है बना हुआ है, और कृष्ण जी को भी दिखाया गया है। द फुल दिस थिंग इज नाइसली पेंटेड दैट आई कैन से। मैम आप बताएं। मैम वो आई थिंक काउ नहीं बुल है। नहीं, आपको, हाँ, आपने जो ये क्वेश्चन पुट अप किया है, आपको मालूम है जो हम्प वाली काऊ होती है, हम्प साढ़ नहीं, टोटल साढ़ का ही इतना बड़ा वो नहीं। आप कभी देशी देशी गायों को देखिएगा, उनका हम्प पोर्शन बहुत बड़ा होता है, ये वाला पार्ट उनका बहुत उभरा हुआ होता है, और वो सूर्य नाड़ी से रिलेटेड होता है, रीढ़ की हड्डी से। इस वजह से ये जो देशी गाय हैं, ये अत्यधिक औषधीय, उस पे भी इनका जो कहना चाहिए दूध है, यूरिन है, गोबर है, ये इन काऊ का बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। पहले मैं भी ये सोचती थी कि ये इतना अगर हम प्रोमिनेंट दिखाया जा रहा है तो ये सांड का फिगर होगा, लेकिन ये सांड का फिगर नहीं है। कृष्ण ऑलवेज रिलेटेड टू द काऊ, दैट काऊ जिसका कि हम्प बहुत प्रोमिनेंट हो। आप अभी भी इस बात को देख सकते हैं, जो हाइब्रिड गाय होती हैं उनका ये हम्प एरिया बहुत कम होता है। ये डिफरेंस मेरे को खास तौर से समझ में आया, और स्पेशली इसलिए समझ में आया, यहाँ पे वो चीज मेंशन तो वैसे इतनी आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। मेरी छोटी बेटी है, तो होता है कि छोटे बच्चे को गाय का दूध देना चाहिए, तो हमने जब गाय का दूध लेना शुरू किया, डेयरी जो है मिल्क डेयरीज, यहाँ पर भी कानपुर में 2-4 चट्टे हैं, जो मिल्क डेयरीज नहीं, चट्टे कह सकते हैं हम उनको, अच्छे चट्टे हैं, उनके पास वो सब हाइब्रिड काऊ थी, तो हमको डिफरेंस नहीं पता था। पर एक जानकार व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि देशी गाय जो होती है उसका ये वाला पार्ट बहुत अच्छा खासा उभरा हुआ होता है, यही उसकी पहचान है, क्योंकि ये हम सूर्य नाड़ी से रिलेटेड है, और ये इसी उससे इनके जो औषधीय चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इनके इससे प्रभावित हो करके हैं। बल्कि अगर आप कुछ और लिटरेचर्स पढ़ें, एक उसमें है गौ पुराण करके भी एक बुक है, उसमें तो इस तरह के भी उल्लेख मिलते हैं कि जो हमारे यहाँ के ऋषि मुनि थे वो इन काउज को, मतलब ये देशी काऊ ही तो थी अपने यहाँ पहले इंडिया में, और शुद्ध खाना खाती थी, ये देशी काऊ के मूत्र से सोने तक को अचीव करते थे, मतलब गोल्ड का उसमें कण पास होता था। तो इसके उल्लेख मिलते हैं, मतलब उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि वो ऑथेंटिक है या सच्चाई है, पर मैंने ऐसा गौ पुराण है उसमें ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो ये जो आपने हम्प की बात कही, ये सांड नहीं, गाय है, देशी गाय को भी हम्प बहुत बड़ा होता है। आप गौर करिएगा नेक्स्ट टाइम, स्पेशली गांवों में अगर देसी गाय दिख जाए तो अवश्य देखिएगा। एक ये आपको मैंने अभी दिखाई दिया था शायद, ये वाला वर्क। अच्छा, जो आपने अभी प्रश्न किया, ये हम्प भी इस तरह का प्रोमिनेंट, ये केवल रिदमेटिक उसमें भी बनाया गया है, बिकॉज मूवमेंट रिदम इस उल्लेख के साथ उनको दिखाना था, तो शायद वो मूवमेंट की वजह से भी इतना निकला हुआ दिखाया गया। पर ये तो पक्की बात है, हाइब्रिड गाय के अपेक्षाकृत देशी गाय के हम्प होता है, राइट। आप भी इसको गौर करिएगा, क्योंकि जब मुझे किसी ने कहा तो मैंने भी इस चीज को देखा है। एक ये आपको मैं दिखाई चुकी थी, पौराणिक विषय मतलब धार्मिक विषयों से रिलेटेड। आप ये देखिए, गणेश जी का फॉर्म है, जैसा आप सभी को पता है। और भी बताना चाहूंगी, उसमें महाराष्ट्र में क्योंकि इनका जन्म और ये महाराष्ट्र से ही संबंधित थे रविंद्र साल्वे, तो वहां पर तो गणेश पूजन का बहुत बड़ी प्रथा है, और उसमें इन्होंने एक कैनवस पे अपना बनाया गणेश का फॉर्म,
पर दैट टू, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ उनके अपने अलग मोटिव्स, अभिप्राय होते थे जो उनके पेंटिंग्स को एक नयापन देते थे। ये बनाया, और उसके साथ ही क्योंकि प्रोमिनेंट गणेश जी का है तो इसमें जो लक्ष्मी माता को साथ में दिखाया गया उसको व्हाइट वॉश के थ्रू डल कर दिया गया, यहाँ पे आप अगर देखें, जिससे कि जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी दर्शकगण हैं, वो मेन इम्फेसिस किसके ऊपर रख सके, गणेश जी के ऊपर रख सके। गणेश के 2-4 चित्र अवश्य इन्होंने बनाए थे। ये एक पेंटिंग है, स्वयं आप देख सकते हैं, इसके उसमें केवल गणेश जी का अंकन है। इन गणेश जी में और उन गणेश जी में दोनों में अंतर है, दोनों के फॉर्मेशन में अंतर है। एक और गणेश जी का चित्र ये है, यहाँ पे कुछ एक स्त्रोत या श्री श्री करके लिख करके उसको डल कर देना, ये पूरे फॉर्मेशन को आप देखिए। ये सभी चित्र आप देख सकते हैं। सेकेंडली, अब जो आर्टिस्ट मैं ले रही हूँ कॉन्टेम्परेरी के लिए वो है विपुला सक्सेना। विपुला सक्सेना ने अपना BFA आर्ट्स कॉलेज लखनऊ से किया और MFA भी लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से किया। इनके पोर्ट्रेट को भी मैं लगा के दिखाना चाहती थी पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया, शायद मेरे से सेव नहीं करा, या हुआ था तो मैंने इसमें नहीं ट्रांसफर किया। विपुला सक्सेना जो है ये आज अभी प्रेजेंट में ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं, वहां पे कार्यरत हैं। और विपुला के कुछ काम ऐसे हैं जो कि आज के कॉन्टेम्परेरी टाइम पीरियड के साथ रिलेवेंट हैं। इनमें से कुछ एक पेंटिंग्स को मैं उससे दिखा रही हूँ। जैसे ये पेंटिंग जो आपके सामने स्लाइड के रूप में है, इसका टाइटल है सेल्फी। आप सभी देख रहे हैं सेल्फी। इस युग में सेल्फी का बहुत ज्यादा जोर है, तो उसको एक्शन में लेते हुए पोर्ट्रे किया है, पेंट किया है। मैं पहले भी अपने उसमें कह चुकी हूँ, कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट का मतलब कि जो रिलेवेंट टॉपिक्स आज के टाइम के टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स हैं उन पे काम कर रहा हो, या उसके जो सामग्री हैं उनमें कोई मतलब कहना चाहिए नई सामग्रियों का समावेश हो, उससे अभिव्यक्ति हो, वो एक सभी कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट के तहत आते हैं। ये एक इनका सब्जेक्ट था रियलाइजेशन, शायद जहां तक मुझे याद है। वेट अ मिनट, ये सब्जेक्ट है और ये एचिंग माध्यम में किया गया है। आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि इसमें कितने सारे एक्वाटेंट के ग्रेडिएशंस हैं। दूसरी, एक मिनट, ये उसके पश्चात एक पेंटिंग है आपकी जो कि ड्रैगन फ्लाई है और एक फिगर है। ये सब्जेक्ट एनवायरनमेंट के साथ में है। इस सब्जेक्ट को इन्होंने एनवायरनमेंट के साथ में किया है और कि किस तरह से एनवायरनमेंट हमारे उस पे, हमारे अस्तित्व के ऊपर अत्यधिक प्रभाव डाल रही है। खास तौर से पॉल्यूशन होगा तो सांस लेने में दिक्कत, दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स। तो ये जो प्रकृति में सांस लेने की प्रक्रिया है, ये पेंटिंग उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। और ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें पॉल्यूशन के ऊपर थोड़ा रोक लगाना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वही ऑक्सीजन हमारे पूरी अस्तित्व को दिखाती है, हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को, कोशिकाओं को नई ऊर्जा से परिपूर्ण करती है। तो ये ना केवल इन सभी कीट पतंगों के लिए नुकसानदायी है ये पॉल्यूशन, बल्कि मानव जाति के लिए भी ये काफी कठिन समय सिद्ध होगा।
दूसरा, ये पेंटिंग जो है ये डिजिटल उस पे युग के ऊपर है कि किस तरह से फोनिक मतलब फोन का, मोबाइल फोन का यूज करा जाता है, उस पे ये कॉन्सेप्ट में बनाई गई। ये पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड के कॉन्सेप्ट पे है। मदर एंड चाइल्ड के कॉन्सेप्ट के साथ ही इस पेंटिंग के अंदर विप्ला जी ने जो दिखाया है उसमें इस कोशिश को किया है कि हम सभी जानते हैं मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, तो वो सब एक सशक्त नींव बनाने के लिए, एक सतह बनाने के लिए अपने उससे माँ जो है बच्चे को परवरिश देती है। तो डिजिटल युग है, यहाँ पे देखिए सारी सीडी वगैरह का भी अंकन किया गया कि कैसे डिजिटल युग में माँ अपने बच्चे को पोषित कर रही है इन सारी टेक्नोलॉजीज के साथ में। ये पेंटिंग विप्ला की अपनी पर्सनल लाइफ से आधारित है। इनके हस्बैंड ऐसी जॉब में हैं जिसमें उनको अक्सर घर आना पड़ता है और जाना पड़ता है। कुछ टाइम के लिए घर आते हैं वो, तो बाय एयर आना और बाय एयर जाना, तो उसने इस मतलब कॉन्सेप्ट का नाम ही दिया फ्लाइंग इन फ्लाई आउट। तो FIFO फिफो नाम दिया है कि किस तरह से व्यक्ति आपके सामने फ्लाई इन करता है, मतलब आपके जीवन में आता है, फ्लाई आउट कर जाता है, वापस चला जाता है। बेसिकली विप्ला के जो काम है वो टेक्नोलॉजी से के विषयों को लेकर के अधिक काम किया है कि डिजिटल युग कैसे हमारा जीवन को प्रभाव डाल रहा है, हमारे लाइफ को प्रभावित कर रहा है। ये फोन पे ही बेस्ड है, मोबाइल फोन्स के ही उस पे बेस्ड है। आप देखिए पूरे मस्तिष्क के इसमें एक वेबिंग है। बीटल इस पेंटिंग का नाम है, आप खुद देख पा रहे हैं इस पेंटिंग में। बीटल एक मतलब क्या कहेंगे, कीट होता है। आप सभी ने शायद देखा होगा बीटल को। और इसमें 2 फिगर्स हैं, मतलब ये भी एक उससे अभिव्यक्ति है। ये वर्क विप्ला जब जिस वक्त मेरे ख्याल से ये बेंगलोर में थी, कुछ साल बेंगलोर में जब ये रह रही थी, तो वहाँ पर क्या कहते हैं काफ़ी इन्होंने उसमें एक सेकंड बच्चे, ये जो पेंटिंग है विप्ला के बेंगलोर के टाइम पीरियड में है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और पूरा एक नेटवर्किंग है, बहुत ज़बरदस्त मल्टीनेशनल का वहाँ पे जो प्रभाव दिखता है पूरी सिटी में। तो बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, किसी के पास कोई टाइम नहीं है दूसरे के लिए, तो इस तरह के वर्क को उन्होंने अपने वर्क में सम्मिलित किया था। आज का मुझे लगता है लेक्चर का टाइम ओवर हो चुका है, तो हम अपने क्लास को यहाँ पे रोक सकते हैं। हेलो हेलो, यस मैम। यहाँ पे हम रोक सकते हैं और क्या कहते हैं कल के लेक्चर में मैं कुछ एक और चीज़ों को आपको बताना चाहूँगी, जिसमें कुछ आर्टिस्ट हैं और साथ में उन आर्टिस्ट के साथ साथ जो सीनियर आर्टिस्ट जिनके वर्क हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हुए करेंगे हम लोग। मैंने अपने शुरू में जो क्लासेस लिए थे उसमें से किसी एक क्लास में कहा था कि आप भी कुछ एक आर्टिस्ट को पता करिए या मतलब कोशिश करिए हम लोग उसको लेकर के चलें। तो क्या आप में से किसी ने लिया किसी आर्टिस्ट को अपना कुछ मतलब उनके वर्क को देख करके कुछ नोट डाउन किया क्या?
खुशबू जी, यस मैम। किसी भी आर्टिस्ट को लेकर के आप उसमें मतलब कर पाई क्या? मैम अभी पूरा कंप्लीट तो नहीं किया है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है मैम। कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके साथ डिस्कस कर देंगे। और आप प्रवीण जी? मैम मैंने भी किया है मंजुला चतुर्वेदी मैम, डॉक्टर मंजुला चतुर्वेदी। तो आप बनारस से हैं? मैम मैंने वहां से अपना बीएफए किया है काशी अच्छा विद्यापीठ अच्छा, काशी विद्यापीठ से। तो जी। मंजुला दी की तो अभी रिसेंटली आज ही मुझे उन्होंने पोस्ट किया, और एक कविताओं का संग्रह आया है मंजुला दी की बुक का। ओके। हाँ, अभी वो आई है, गूगल वो अमेज़न पे है वो। अच्छा, क्या नाम है मैम? मैं नाम अपने फ़ोन पे आपको देख के बता पाऊँगी। ठीक है प्रशांत, मेरा फ़ोन दे दीजिएगा प्लीज़। तो वो अमेज़न पे है, उनकी अपनी संग्रह है सारी कविताओं की। मंजुला दी के साथ हमारा बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, बहुत अच्छा। मैम वो हम लोग की एचओडी थी जब हम लोग बीएफए कर रहे थे। राइट, राइट। तो मंजुला दी तो खैर शी इज़ वंडरफुल पर्सन, बहुत यस हेल्पिंग मैम, है, यस मैम। बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है सभी बहुत। के उससे। और मतलब मैं तो उन्हें तब से जानती हूँ जब मैं उनकी स्टूडेंट भी नहीं रही, कोई परिचय भी नहीं था। वो लखनऊ आर्ट सेंटर में आई थी तब से। तो मतलब सबसे अच्छी उनकी ये बात है कि अगर कोई भी चीज़ आपने उनके साथ किया है तो वो उसको याद रखती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जिस स्तर पे वो पहुंची हैं वहाँ पे ये याद रखना बहुत बड़ी बात है। अभी तो रिटायर हो गई मैम वहाँ से। हाँ, मुझे पता है रिटायर्ड हो चुकी हैं, और मतलब अक्सर उनसे बात हो जाती है मेरी बीच-बीच में। तो हाँ, लेकिन बहुत अच्छी हैं वो वाक़ई में, और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारे फील्ड में तो बहुत ही ज़्यादा उसमें। तो आपका तो बढ़िया रिसर्च वर्क होना चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। यस सर, यस हाँ, सर। मतलब क्योंकि डायरेक्टली उनसे एसोसिएटेड हैं, तो और वो ऐसी इंसान है कि अगर आप उनके पास हेल्प के लिए जाएँगे तो वो मना भी नहीं करेंगी। यस सर, यस सर। तो शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, नो डाउट, बहुत अच्छी हैं। और कृष्णा जी, आपका क्या है? यस मैम, मैंने भी किया है मैम। कल मैं शो कर दूंगा। राइट, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि होता क्या यस है, मैम। कंप्यूटर के लैपटॉप के इस तरफ बैठ करके केवल हम ही बोले जा रहे हैं, वो मुझे थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील नहीं कराता है ना? मुझे लगता है यार मैं ही बोले जा रही हूँ, नहीं तुम भी तो कुछ बोलो जो सामने वाले लोग हैं। तो कैलाश जी, मैं आपसे भी अपेक्षा करूँगी, अभिलाषा जी मैम। अभिलाषा का क्या है? यस मैम। मैम मैंने भी स्टार्ट किया है बट अभी पर आप करिए, मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा हम लोगों को। सेकेंडली सौरभ जी, यस मैम। आप भी कुछ इस चीज में तैयारी करिए, हाँ मैम, स्टार्ट करते हैं। ठीक है? यस मुझे मैम। लग रहा है आपकी मैम का फोन आ रहा है, तो मैं बंद करूं अब, ठीक है? ऑल ठीक राइट, है, बाय, ऑल राइट, थैंक यू मैम। ठीक है मैम। ठीक है मैम। शुभम। हाँ हाँ, एब्सेंट हो गया।